हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया 8वां चैप्टर शुक्र तारे के समान। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है स्वामी आनंद जी के द्वारा। तो इसकी हम करेंगे समरी, इसका हम करेंगे सारांश। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्वामी आनंद जी का जीवन परिचय क्या है, वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए और इन्होंने क्या क्या काम किए। तो ये जो पाठ है वो लिखा गया है स्वामी आनंद जी के द्वारा और इनका जन्म हुआ था गुजरात के काठियावाड़ ज़िले के किमरी गांव में और इनका जन्म हुआ था 1887 में। तो स्वामी आनंद जी जो थे वो गुजरात के काठियावाड़ ज़िले के किमरी गांव में पैदा हुए थे 1887 में। तो जब लेखक 10 साल के थे तब कुछ साधु जो थे वो इन्हें अपने साथ हिमालय ले गए और फिर इनका जो नाम रखा गया वो रखा गया स्वामी आनंद। इन्हें मूल रूप से हिम्मत लाल के नाम से भी जाना जाता है, इनको हिम्मत लाल के नाम से भी लोग जानते हैं। फिर 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे और महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला इन्होंने और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी अखबार था उससे ये जुड़ गए। और उसके बाद 1917 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया के प्रसार व्यवस्था में इन्होंने काम किया, उसका प्रचार प्रसार किया। इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी जो थे महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को भी नज़दीक से जानने का मौका मिला। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र तारे के समान पाठ के लेखक हैं स्वामी आनंद जी और इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या का वर्णन किया है। तो लेखक का मानना है कि जिस प्रकार शुक्र तारा अपनी आभा दिखाकर घंटे 2 घंटे में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार गांधी जी के जो ये सचिव थे महादेव भाई देसाई, उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी आभा दिखाकर अचानक ही वो अस्त हो गए थे। तो प्रस्तुत पाठ या रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने महादेव भाई की तुलना शुक्र तारे से की है जो सारे आकाश को जगमगाकर दुनिया को मुग्ध करके अस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भाई महादेव जी भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। मतलब उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना जो नाम था वो कमा लिया था, लोग उनको जानने लग गए थे, उन्होंने अपना प्रकाश था वो चारों तरफ फैला दिया। तो महादेव देसाई 1917 में जब गांधी जी से मिले तब गांधी जी ने उन्हें पहचान कर अपना उत्तराधिकारी जो था वो बना दिया, अपना वारिस उनको नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस वक्त जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने महादेव भाई जो थे, महादेव देसाई जो थे, उनको अपना उत्तराधिकारी माना। पहले तो उन्होंने स्वीकार किया लेकिन 1919 में उन्होंने क्या किया, उनको अपना उत्तराधिकारी मान लिया। तो उन दिनों गांधी जी के सामने अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचारों और जुल्मों सितम की जो दल कहानियाँ सुनाने आते थे तो वहाँ जो ये महादेव भाई देसाई थे उनकी संक्षिप्त टिप्पणियाँ बनाकर उनको गांधी जी के समक्ष पेश किया करते थे। तो उन दिनों क्या होता था, जो अंग्रेज़ लोग थे काफ़ी अत्याचार करते थे जनता पर। तो जो जनता होती थी वो गांधी जी के पास जाती थी अपनी कहानी सुनाने के लिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो महादेव भाई जो थे वो क्या करते थे, भाई महादेव देसाई जो कुछ वो लोग कहते थे उनकी छोटा छोटा जो रूप था वो बना लेते, संक्षिप्त टिप्पणियाँ बना लेते थे और फिर उनको गांधी जी के सामने पेश किया करते थे। और आने वालों के साथ उनकी क्या होती थी, रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे, मतलब आमने सामने बैठकर उनकी गांधी जी से मुलाकातें भी होती थी। तो गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। तो बाद में क्रॉनिकल के अंग्रेज़ संपादक जो थे जिनको कहते हैं हार्नी मैन, उनको सरकार ने देश निकाले की सज़ा दे दी और उनको इंग्लैंड भेज दिया।
तो क्रॉनिकल के अंग्रेज संपादक जो थे हार्नीमैन, उनको देश निकाले की सज़ा मिली, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। तो उन दिनों मुंबई के 3 नेता जो थे वो हुआ करते थे। एक थे शंकरलाल बैंकर, एक थे उमर सोबानी और एक थे जमना दास द्वारकादास। तो ये तीनों जो थे उन तीनों में जो ये तीनों थे उसमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। जो अंतिम थे तीनों में, इन तीनों में जो अंतिम थे मतलब जमना दास द्वारकादास, वो श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। तो ये नेता यंग इंडिया का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। परंतु यंग इंडिया भी जो यंग इंडिया था साप्ताहिक जो था, उसमें भी क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखा करते थे। तो जब हार्नीमैन को देश से निकाल दिया गया तो इन लोगों को हर सप्ताह लिखने के लिए क्या हुआ, कमी पड़ने लग गई। क्योंकि पहले तो हार्नीमैन लिख लिया करते थे, लेकिन उनको तो देश निकाला दे दिया गया। अब क्या होता था, लिखने वाले की कमी हो गई। तब इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। तो जो गांधी जी थे उन्होंने उनकी विनती स्वीकार कर ली और बाद में काम बढ़ जाने के कारण यंग इंडिया अखबार को गांधी जी ने सप्ताह में 2 बार निकालने का निश्चय किया। तो यंग इंडिया के बाद नवजीवन की भी जिम्मेदारी गांधी जी के पास आ गई। दोनों साप्ताहिक जो थे यंग इंडिया और नवजीवन अहमदाबाद से निकलने लगे। फिर बाद में अखबार की जिम्मेदारी जो थी वो लेखक के हाथों में आ जाती है। तो महादेव भाई और जो गांधी जी थे उनका सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा, ये देश में घूमने लगे। परंतु जो महादेव जी थे उनको लिखने का बहुत अधिक शौक था। तो जो ये महादेव जी थे जहाँ भी होते थे कुछ समय निकाल कर लेख अवश्य लिखते और भेजते थे। और अपनी तीव्र बुद्धि के कारण देशी विदेशी समाचार पत्र वालों के ये लाडले बन गए। लोग इनको बहुत अधिक प्रेम करने लगे इनसे और बहुत अधिक इनको चाहने लगे। तो गांधी जी के पास आने से पहले ये सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। इन्होंने कई साहित्यों का अनुवाद किया। तो कोई भी किसी भाषा में होता था उसको अपनी भाषा में ये क्या करते थे, अनुवाद करते थे उसका। तो महादेव भाई गांधी जी की यात्राओं और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में लिखा करते थे। तो जो महादेव भाई थे वो क्या करते थे, गांधी जी की जो यात्राएं होती थी कि उन्होंने कैसे यात्रा की, कहाँ गए, क्या किया रोज़, तो सारी जो गतिविधियां थी उसके बारे में वो लिखा करते थे। साथ ही देश विदेश के समाचारों को पढ़कर उस पर वो टीका टिप्पणियाँ भी किया करते थे। तो महादेव भाई गांधी जी के जीवन में इतने रच बस गए थे कि उनके बिना महादेव भाई की अकेले कल्पना नहीं की जा सकती थी। मतलब जब भी महादेव भाई का नाम आता था तो गांधी जी का नाम अवश्य लिया जाता था। तो वो अकेले नहीं रह सकते थे, गांधी जी के बिना अकेले उनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो गांधी जी के पत्रों में महादेव भाई की लिखावट होती थी। उनकी लिखावट लंबी सी जेट की गति सी लिखी जाती थी। तो वे शॉर्ट हैंड तो जानते नहीं थे, परंतु उनकी लेखनी में कॉमा मात्रा जो भी होती थी उनकी कोई भी गलती नहीं होती थी। मतलब बिल्कुल ठीक से लिखते थे वो, एक भी गलती नहीं करते थे। हालांकि शॉर्ट हैंड उनको नहीं आता था, उनकी लिखावट काफ़ी लंबी होती थी, फिर भी उसमें गलतियां नहीं होती थी। इसलिए गांधी जी भी अपने मिलने वालों से बातचीत को उनकी नोटबुक से मिलान करने को कहते थे। वे अपने बड़े बड़े झोलों में ताज़े समाचार पत्र और पुस्तकें रखा करते थे, जिसे वे रेलगाड़ी, रैलियों और सभाओं में पढ़ते थे या फिर नवजीवन या यंग इंडिया के लेख में वो लिखते रहते थे। 1 घंटे में 4 घंटों का वो काम निपटा लेते थे। काफ़ी फुर्ती से वो काम करते थे और वो इतने व्यस्त समय में भी क्या करते थे, अपने लिए कब वक्त निकाल लेते थे ये पता ही नहीं चलता था। फिर 1934-35 में गांधी जी मंगनबाड़ी से चलकर सेगांव चले गए थे, परंतु महादेव जी मंगवादी में ही रह गए। तो सेगांव से मंगवादी की दूरी जो थी वो 11 मील थी। तो महादेव भाई देसाई रोज़ मंगवादी से पैदल चलकर सेगांव जाते थे और शाम को काम निपटा कर वापस आते थे। यही वजह थी कि उनका स्वास्थ्य था वो ख़राब हो गया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। मतलब वो समय से पहले ही चल बसे। तो उनकी मृत्यु का दुख गांधी जी को आजीवन रहा। तो महादेव भाई देसाई जी ने गांधी जी की पुस्तक सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया।
तो देखा जाए तो लेखक अपने प्रस्तुत रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत हैं। तो इस तरह से जो लेखक है उन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी जी ने अपने सभी काम जो थे वो महादेव जी को सौंप दिए थे। तो जो गांधी जी थे वो उन्हें अपना पुत्र ही नहीं मानते थे, अपने पुत्र के समान ही नहीं मानते थे, बल्कि अपना उत्तराधिकारी मानते थे, अपना वारिस मानते थे। तो गांधी जी उन पर पूरा भरोसा करते थे। कहा जाता है कि गांधी जी और महादेव देसाई एक दूसरे के पूरक थे, वे एक दूसरे से अलग थे ही नहीं। तो महात्मा गांधी जी जो थे महादेव जी को अपना दाहिना हाथ मानते थे। तो महादेव जी गांधी जी का दाहिना हाथ थे, मतलब सारे काम जो थे वो महादेव जी ही निपटाते थे। तो गांधी जी जो भी काम करना चाहते थे उन्हें साकार करने का काम महादेव जी ही करते थे। तो गांधी जी का प्रत्येक आगंतुक जो भी उनसे मिलने आता था, शांतिपूर्वक विस्तार से उनकी सारी बातें सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना यह उनके लिए आसान नहीं था। अगर महादेव जी नहीं होते तो ये सारे काम वो अकेले नहीं निपटा सकते थे। यदि वे सब स्वयं करते तो उनका जीवन दूभर हो जाता। तो महादेव जी ने यह सब उनके लिए सरल बना दिया था, क्योंकि वे सब काम गांधी जी के अनुसार ही करते थे। तो उन्हें पाकर गांधी जी आश्वस्त हो गए थे और महादेव जी ने अपना सारा जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया था। तो ऐसे थे महादेव जी, शुक्र तारे के समान। तो जिस तरह से शुक्र तारा सारे आकाश को जगमगाकर दुनिया को मुग्ध करके अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भाई महादेव जी भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आवाज़ से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। तो ये था इस पाठ का सारांश बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।